सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 5 लेसन का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज के भाग में हम देखेंगे कि नेपाल में राजतंत्र को उखाड़कर कैसे लोकतंत्र की स्थापना की गई। बोल्विया में जो पानी के बिलों की बढ़ोतरी को लेकर जन संघर्ष हुआ तो कैसे जनता के संघर्ष की बात मानते हुए पानी के बिल की कीमतों में कमी की गई। उसके अलावा जो हम देखेंगे वो है माओवादी विचारधारा क्या है, चुनाव का घोषणा पत्र क्या होता है, घोषणा पत्र का क्या महत्व है और कोई मत जो हम वोट डालते हैं वो कब अवैध माना जाता है। देखिए, आप लोग वोट डालाए, आपका वोट वैलिड है या नहीं आप कैसे जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 10th सिविक्स लेसन 5 लेसन का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेपाल में जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ वो। देखिए, नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। वहाँ पर लंबे समय तक राजाओं का राज रहा, लेकिन जो जनता है उसने 2006 में एक जन आंदोलन शुरू किया। देखिए, काफ़ी समय से मांग की जा रही थी कि लोकतंत्र बहाल किया जाए, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो 2006 में एक जन आंदोलन चलाया गया, जैसा कि हमारे लेसन का नाम ही है जन आंदोलन। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि देखिए नेपाल की कितनी जनता इस आंदोलन में सम्मिलित हुई। इसका उद्देश्य क्या था कि लोकतंत्र की बहाली हो। नेपाल में उस समय राजतंत्र था, राजा वीरेंद्र जी थे उस समय। तो जनता ने उनसे मांग की कि वो लोकतंत्र को बहाल कर दें, लेकिन उन्होंने बात मानी तो, लेकिन पूरी तरह से लोकतंत्र को बहाल नहीं हुआ। जो शक्तियां थी वो अब भी राजाओं के हाथों में थी। तो इसीलिए जनता ने आंदोलन चलाया और जो राजनीतिक दल थे 7 दलों ने मिलकर एक SPA मतलब सप्तदलीय गठबंधन बनाया, 7 पार्टी अलायंस बनाया। पूरे देश में 4 दिन की हड़ताल की गई, लेकिन बाद में उससे 4 दिन की हड़ताल को बदलकर अनिश्चितकालीन तक कर दिया गया। बाद में माओवादी विचारधारा को मानने वाले लोग भी इस संगठन में शामिल हो गए और जो सरकार थी उससे इनकी आगे, जनता के आगे झुकना ही पड़ा। 24 अप्रैल 2006 को राजा इनके दबाव के आगे झुक गया और इनकी सभी मांगे मानी और संसद को बहाल किया गया। जो राजा के पास शक्तियां थी वो छीनकर जो देश की संसद थी उसे दे दी गई। ये थी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। अब हम जानते हैं बोल्विया के बारे में। देखिए, बोल्विया जो है वो लातिनी अमेरिका का एक बहुत ही गरीब देश है। विश्व बैंक के दबाव के चलते जो इसने अपना जो जल निगम था वो प्राइवेट हाथों में दे दिया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उसने पानी के बिलों में 4 गुना वृद्धि कर दी। देखिए, जहाँ पहले लोगों का बिल 200-250 आता था, अब उनका पानी का बिल 1000 रुपये भरने के लिए कहा गया। जो वहाँ के लोग हैं वो एक महीने में औसतन 5000 रुपये कमाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति 5000 रुपये कमा रहा है वो इतना बड़ा अमाउंट पानी के बिल के लिए कैसे
दे सकेगा। तो वहाँ भी एक जन आंदोलन चलाया गया। इस जन आंदोलन को बहुत से लोगों का समर्थन मिला, जिसके कारण कि सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी वो शहर छोड़कर ही भाग गई और पानी का बिल फिर से लोगों का कम हो गया। ये दूसरा जन आंदोलन का उदाहरण है जो हम जान लें। पहले हमने नेपाल के बारे में जाना, ये दूसरा जो है वो बोल्विया के बारे में। देखिए, तो लेसन का नाम ही जन आंदोलन है, हमने 2 आंदोलन जान लिए। अब हम जानते हैं माओवादी कौन होते हैं। वह साम्यवादी जो चीनी नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा को मानते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए हथियारबंद संघर्ष करने को भी तैयार रहते हैं, उन्हें माओवादी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं चुनावी घोषणा पत्र क्या होता है। एक ऐसा पत्र होता है जिससे हर पार्टी चुनावों से पहले जारी करती है। मतलब इसमें वो जनता से वादे करती है कि अगर वो सत्ता में आ गई तो क्या क्या काम करेगी। तो देखते हैं चुनावी घोषणा पत्र होता क्या है। देखिए, कुछ संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था वाले देशों में राजनीतिक दल चुनाव से कुछ पहले ही अपना एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हैं। इस घोषणा पत्र में उन बातों का उल्लेख होता है कि अगर वे जीत गए तो क्या नियम और कानून और नीतियों में परिवर्तन करेंगे। घोषणा पत्र पार्टियों की राजनीतिक दिशा भी तय करता है कि वो इलेक्शन में जीतेंगी या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका महत्व क्या है घोषणा पत्र का। सबसे पहला देखिए, इसके द्वारा किसी दल की नीतियों का पता चलता है जनता को कि हाँ, अगर ये सरकार जीतेगी तो ये हमारे लिए क्या काम करेगी। दूसरा, इससे चुनाव के बाद में होने वाले कामों की लोगों को पहले ही जानकारी मिल जाती है। तीसरा, अगर वो इसमें लिखे गए कार्यों को पूरा नहीं करती तो जनता उन पर उसे करने के लिए दबाव बना सकती है। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब हम वोट डालते हैं वो कभी कभी अवैध हो जाता है। अवैध क्यों होता है? सबसे पहला कारण, अगर मतदाता मतपत्र में किसी जगह अपने हस्ताक्षर कर दे। देखिए, ये जो बैलेट पेपर होता था, इस पे पार्टियों के चुनाव चिन्ह और उनके नाम लिखे होते थे। अगर कोई मतदाता उस पर अपना साइन कर दे तो वो मतपत्र अवैध हो जाता है। दूसरा, अगर वो उसे फाड़ दे। तीसरा, बिना निशान लगाए ही उसमें डाल दे मतपत्र को पेटी में, या ईवीएम पे कोई भी बटन ना दबाएं तो अवैध हो गया उसका मत। जब मतदाता का एक से अधिक प्रत्याशियों पर निशान लगा दे, मान लीजिए ये आपका मतपत्र है और इसमें ये पार्टियों के चिन्ह हैं और मतदाता इन 2 पे निशान लगा दे तो ये मतपत्र अवैध हो जाएगा आपका। तो हमेशा जब भी आप 18+ वाले बच्चे हैं वोट डालने जाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो वोट है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसकी गणना नहीं की जाएगी। अब हम जानते हैं कि नेपाल और बोल्विया में जो संघर्ष हुए थे उनमें क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी। समानताएं क्या थी? देखिए, दोनों ही लोकतांत्रिक आंदोलन थे, दोनों का संघर्ष सफल रहा। देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई और बोल्विया में जो पानी के बिलों की कीमतें बढ़ी थी वो कम हुई। ये दोनों पूरे विश्व में लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं कि जहाँ भी लोकतांत्रिक देश है, लोग अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरह का संघर्ष कर सकते हैं। जो चौथा है वो है कि ये दोनों राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं
ठीक है ना जी। राजनीति जो नेता हैं उनसे अपनी बात मनवाने के लिए किए गए थे। अब असमानता क्या? सबसे पहली असमानता देखिए, नेपाल में संघर्ष देश की राजनीतिक आधार से संबंधित था। मतलब लोग वहाँ जो राजतंत्र है उसे ख़त्म कर कर लोकतंत्र लाना चाहते थे। और जो बोल्विया का संघर्ष था वो एक विशेष नीति से संबंधित था। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने विश्व बैंक के कहने पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को ठेका दे दिया था। ये दोनों के संघर्ष में समानताएं और असमानताएं थी। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।